मांत्रिक सकवारा अपनी सेना के साथ ज्योतिमाला द्वीप पर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन संकट तो पहले ही दूर हो चुका था। मांत्रिक पुष्कर और बाकी सब उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन अपने तंबू में चुपचाप लेटा अधीश जल्दी से जल्दी अगली यात्रा पर निकलने की योजना बना रहा था। कितने और दिन अधीश को इस द्वीप पर गुजारने होंगे। वहां विक्रम अपनी योजना बनाने में जुटा हुआ था। कब होने वाला था अधीश के साथ उसका आमना सामना? क्या अधीश को इस बात की जरा भी खबर थी? आसमान में उड़ते हुए मांत्रिकों के एक समूह ने ज्योतिमाला द्वीप पर और तेजी से उतरना शुरू किया। मांत्रिक वर्धन भी सकवारा के साथ इस सेना में था। उसने दूर दूर तक अपनी नजरें दौड़ाईं और धीरे से बुदबुदाया, ज्योतिमाला द्वीप पर कोई हलचल क्यों नहीं है? मांत्रिक पुष्कर ने तो संदेश भेजा था कि समुद्र के जानवरों ने बड़ा आक्रमण किया है, फिर यहां इतना शांत कैसे हो सकता है? वास्तव में इस समय ज्योतिमाला द्वीप पर बहुत शांति थी। दूर से देखने पर यह स्थान काफी शांतिपूर्ण लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ ही समय पहले यहां भयंकर युद्ध हुआ था। क्या हो सकता है कि ज्योतिमाला द्वीप पर सभी हमारे मांत्रिक युद्ध में मारे जा चुके हैं? एक मांत्रिक ने शंका व्यक्त की। इस संभावना से उसके साथी मांत्रिक कांप उठे। अब वे काफी मायूस नजर आ रहे थे। मांत्रिक सकवारा और अधिक घबरा गया और उसके शरीर पर वायु तत्व भी अधिक तीव्र हो गए। जल्दी ही वे सब समुद्र तट पर उतर गए। उन्होंने देखा कि समुद्र तट पर फटे अंगों के अवशेष थे और आसपास के पेड़ों पर जलने के निशान थे। खून की बदबू अभी भी हवा में तैर रही थी। ये सभी संकेत समुद्र तट के इस हिस्से पर हाल ही में हुए भयंकर युद्ध की ओर इशारा कर रहे थे। नहीं मांत्रिक पुष्कर, तुम इस तरह तो दुनिया से नहीं जा सकते। मांत्रिक वर्धन के चेहरे पर उदासी छा गई थी। उसने अपने चारों ओर देखा, जैसे कि मांत्रिक पुष्कर की आकृति की कल्पना कर रहा हो, लेकिन हवा के झोंकों के सिवाय कुछ नहीं था। अन्य मांत्रिक भी आसपास के नजारे को देखकर चकित थे। एक मांत्रिक बोला, मांत्रिक सकवारा, ऐसा लगता है कि इस द्वीप के सारे मांत्रिक मारे जा चुके हैं और उनकी लाशों को भी समुद्री जीव खा गए हैं। इस दृश्य को देखने पर सभी के मन में यही विचार आया था, क्योंकि समुद्र तट पर केवल समुद्री जानवरों के ही शव थे, एक भी मांत्रिक की लाश नहीं थी। मांत्रिक सकवारा के शरीर पर प्रचंड अग्नितात्विक तरंगे प्रचंड रूप से उमड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि आसपास का तापमान एक पल में बढ़ गया था। उसका शरीर जैसे जल रहा था। क्रोध से कांपते हुए मांत्रिक सकवारा ने कहा, उन दुष्ट जानवरों को मैं खत्म करके ही दम लूंगा। वर्धन की आंखों में क्रोध से अधिक दुख था। आंसू पोंछते हुए उसने कहा, मांत्रिक सकवारा, वे समुद्री जानवर अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मैं उन सभी को मारकर पुष्कर का बदला लूंगा। जैसे ही वे सब मांत्रिक विशाल समुद्र की ओर उड़ान भरने वाले थे, उन्हें कुछ दूर से कुछ आकृतियां निकलती हुई दिखाई दी। कौन है वहां? मांत्रिक वर्धन ने जोर से आवाज दी। ये सभी मांत्रिक कम से कम चौथे स्तर के मांत्रिक थे, इसलिए उनकी इंद्रियां तेज थीं। काफी दूर हो रही आहट को भी आसानी से पकड़ लेते थे। मांत्रिक वर्धन, पुष्कर ने आवाज दी। मांत्रिक पुष्कर की आवाज सुनकर वर्धन का गला रुंध गया। खुद को संभाल कर उसने कहा, पुष्कर, तुम जीवित हो? हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। वर्धन दौड़कर पुष्कर के गले लग गया। मांत्रिक वर्धन और मांत्रिक पुष्कर बचपन के साथी और गहरे मित्र थे। एक दूसरे के लिए उनका प्रेम भाइयों से बढ़कर था। दोनों साथ ही में वायु भवन में शामिल हुए थे। मांत्रिक पुष्कर को जीवित देखकर सभी प्रसन्न थे। उसके साथ अन्य मांत्रिक भी वहां चले आए। सकवारा ने पूछा, वायु भवन को आपका संदेश मिला और हम तुरंत ही वहां से निकल पड़े, लेकिन यहां तो लगता है आपने पहले ही सारा काम खत्म कर दिया है। मांत्रिक सकवारा की दृष्टि समुद्र तट पर पड़े समुद्री जानवरों के शवों पर थी। मांत्रिक पुष्कर ने कहा, इन समुद्री जानवरों को हमने नहीं हराया महाशय। आज जैसा भीषण हमला पहले कभी नहीं देखा गया।
सैकड़ों की संख्या में भयंकर ताकतवर समुद्री जानवर एक साथ ही हम पर टूट पड़े थे, और यहां तक कि 6 आंखों वाले जहरीले जानवर जैसे चौथे स्तर के समुद्री जानवर भी थे। ओह, फिर आप लोगों के अलावा द्वीप पर और कौन है? सकवारा ने आंखें सिकोड़कर पूछा। सकवारा ज्योतिमाला द्वीप पर तैनात रक्षा सेना की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। ज्योतिमाला द्वीप पर समुद्री जानवरों ने बड़ी संख्या में हमला कर दिया था। यह सुनकर ही सकवारा समझ गया था कि रक्षा सेना उनका सामना नहीं कर सकेगी। पुष्कर ने कहा, यह काम मांत्रिक अधीश ने संभव कर दिखाया है। क्या? मांत्रिक अधीश? सकवारा ने चकित होकर पूछा। कहां है मांत्रिक अधीश? पुष्कर ने कहा, वे अभी शिविर में आराम कर रहे हैं। सकवारा और अन्य मांत्रिक पुष्कर के साथ शिविर की ओर चल पड़े। अधीश ने जब सकवारा को आते देखा तो झट से उठ खड़ा हुआ और प्रणाम किया। सकवारा ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तो मांत्रिक अधीश, मेरा फैसला बिल्कुल गलत नहीं था और आज इसका सबूत सबने अपनी आंखों से देख लिया। अधीश ने विनम्रता पूर्वक सर हिला दिया। पुष्कर और उसके दूसरे साथी भी बहुत प्रसन्न लग रहे थे। मांत्रिक सकवारा ने कहा, अब जबकि यहां का खतरा टल चुका है, मैं सोचता हूं मुझे वापस लौट जाना चाहिए और वायु भवन को सूचित कर देना चाहिए। मांत्रिक पुष्कर ने कहा, महाशय, आप यहां की स्थिति के बारे में वायु भवन को स्पष्ट रूप से बता दीजिए। आज तो मांत्रिक अधीश के कारण हम सब किसी तरह बच गए और इस द्वीप को भी बचा लिए, लेकिन जिस तरह का आक्रमण आज हुआ था उसे देखकर लगा कि भविष्य में वे जानवर फिर लौटेंगे। सकवारा ने कहा, तुम चिंता मत करो पुष्कर, वायु भवन के उच्च स्तर के मांत्रिकों की एक टुकड़ी मेरे पीछे ही रवाना कर दी गई थी, वे सब भी आते ही होंगे। सकवारा ने एक बार फिर से पूरे द्वीप का निरीक्षण किया। हाल के दिनों में पूरे कुर्दमान द्वीप समूह पर ही समुद्री जानवरों के हमले बढ़ते ही जा रहे थे। वर्धन ने कहा, रक्षा सेना को मजबूत किया जाना चाहिए, अन्यथा। सकवारा ने मांत्रिक पुष्कर से कहा, मांत्रिक पुष्कर, इस बार मैं वायु भवन को इस स्थिति के बारे में बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि भविष्य में यदि कोई बड़ा हमला हो तो तुम सेना को लेकर यह द्वीप छोड़ देना। द्वीप तो हम वापस प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हम अपने और अधिक मांत्रिक खो नहीं सकते। मांत्रिक पुष्कर ने कहा, महाशय, वास्तव में मैं यहां एक उद्देश्य के साथ आया था। जब मैं शुरुआत से ज्योतिमाला द्वीप पर आया था तो मेरी मंशा थी कि मैं अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए ऐसे कठोर वातावरण में प्रयास करूं, लेकिन धीरे धीरे मैं इस वातावरण का आदी हो चुका हूं। यह द्वीप ही मेरा घर बन गया है। मैं इस तरह अपने घर को असुरक्षित छोड़कर नहीं जा सकता। सकवारा मांत्रिक पुष्कर के आचरण से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए जवाब में केवल सिर हिला दिया। वो जानता था कि एक बार निश्चय कर लेने पर पुष्कर कभी पीछे नहीं हट सकता। उसी रात मांत्रिक सकवारा अपने साथियों को लेकर वायु भवन लौट गया। कुछ दिनों में सहायक सेना भी आ गई थी और अधीश ने भी अपनी शारीरिक शक्ति को वापस प्राप्त कर लिया था। एक सुबह अधीश ने मांत्रिक पुष्कर से कहा, मांत्रिक पुष्कर, अब मैं वापस अपनी यात्रा पर जाना चाहता हूं। आज ही मैं ज्वालामुखी मृत्तिका की खोज के लिए निकल जाऊंगा, लेकिन यह कार्य वास्तव में बहुत मुश्किल है। पहले मुझे लगा था कि आसानी से वो मिट्टी खोज लूंगा, लेकिन अब। मांत्रिक पुष्कर ने कुछ ठहर कर कहा, मांत्रिक अधीश, मैं इस बारे में आपकी अधिक सहायता तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ ऐसे ज्वालामुखियों के बारे में जानता हूं जिन तक अभी किसी की भी निगाह नहीं पहुंची है और वे लंबे समय से सुषुप्त अवस्था में भी हैं। आप कहें तो मैं आपको उन तक पहुंचा सकता हूं। पुष्कर की बात सुनकर अधीश के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई, लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू करके उसने पूछा, ओह, क्या वास्तव में ऐसी कोई जगह है मांत्रिक पुष्कर? पुष्कर ने कहा, हाँ, ऐसी कुछ जगह हैं, मैं खुद आपको ले चलूंगा। अधीश कुछ सोचकर बोला, लेकिन मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, अपने निजी कार्य के लिए मैं आपको कष्ट नहीं दे सकता। पुष्कर ने कहा, अब आप मुझे साथ चलने से मना नहीं करेंगे मांत्रिक अधीश। यदि आप नहीं होते तो आज हम में से कोई जीवित नहीं होता। अधीश ने कुछ और देर विचार करने के बाद पुष्कर के प्रस्ताव पर हामी भर दी। हालांकि वो सच में पुष्कर को उसके कर्तव्य को छोड़कर अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो मिट्टी भी उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, इसलिए वो उसे प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं जाने देना चाहता था। फिर हमें जल्दी निकलना चाहिए ताकि समय से काम पूरा करके वापस लौट सकें।
आपके लिए भी ज्यादा समय तक यहां से दूर रहना ठीक नहीं होगा, अधीश ने कहा। कुछ और देर पुष्कर के साथ बातचीत करने के बाद अधीश पुष्कर को साथ लेकर वहां से चल पड़ा। विशाल समुद्र के बीच एक छोटी सी नाव पर बैठकर अधीश और पुष्कर एक अनाम द्वीप की ओर चले जा रहे थे। पुष्कर धीरे धीरे नाव चला रहा था। अधीश आसपास के क्षेत्रों पर नजर रखे हुए था। वो नहीं चाहता था कि अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले कोई मुसीबत आए। उसके दिमाग की शक्ति समुद्र में होने वाली हर एक हलचल को माप रही थी। अचानक अधीश के मन में एक सवाल आया। उसने पुष्कर से पूछा, मांत्रिक पुष्कर, एक बात बताइए, आपने इन ज्वालामुखियों की खोज की है, आपने अंदर क्यों नहीं देखा? अधीश ने यह सवाल बिल्कुल शांत स्वर में पूछा था। पूरी यात्रा के दौरान अधीश को पता चल गया था कि जिस जगह की तरफ पुष्कर उसे ले जा रहा है वो जगह तो वायु भवन के नक्शे में दर्ज भी नहीं थी। इसलिए संभव यही था कि बहुत कम लोग इसके स्थान के बारे में जानते थे। पुष्कर अधीश की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, मांत्रिक अधीश, मैं बस संयोग से ही इस जगह पर पहुंच गया था। उस अनाम द्वीप के पार एक छोटे से द्वीप की खोज बिल्कुल आकस्मिक थी। ये नामहीन द्वीप कुर्दमान द्वीप समूह की सीमा में भी शामिल नहीं था। उस वक्त मैं वायु भवन से ज्योतिमाला आया हुआ था और काम की वजह से जल्दी लौट गया। मैंने ज्वालामुखी तो देखे थे, ये भी देखा कि वे सुषुप्त हैं, लेकिन मैंने उनके भीतर प्रवेश नहीं किया। इसके बाद मैं वायु भवन लौट आया। फिर दोबारा मैं जब ज्योतिमाला पर समुद्री जीवों से इस द्वीप की रक्षा के लिए आया तो उसी काम में व्यस्त हो गया। इसके अलावा मुझे जिस भी प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती थी उनकी आपूर्ति वायु भवन द्वारा की जा रही थी, तो मैं फिर से ज्वालामुखियों में जाने का जोखिम क्यों उठाता? अधीश ने ध्यान से उसकी सारी बात सुनी। ज्वालामुखियों में प्रवेश करना वास्तव में खतरनाक था, लेकिन उनमें कीमती जड़ी बूटियां और रसायन सामग्री मांत्रिकों के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति मानी जाती थी। अधीश भी तो ऐसी ही एक वस्तु की खोज में यहां तक भटकता चला आया था। फिर भी चौथे स्तर के किसी मांत्रिक के लिए ज्वालामुखी से प्राप्त होने वाली कोई सामग्री इतनी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती थी कि वो खुद उसमें उतर कर देखे। यहां तक कि ज्वालामुखी मृत्तिका को भी कीमती नहीं माना जाता था, लेकिन ये दुर्लभ थी। अन्य मांत्रिकों की नजर में ये मिट्टी केवल एक दुर्लभ रसायन सामग्री थी, लेकिन अधीश के लिए वही काफी महत्वपूर्ण थी। पृथ्वी शरण मंत्र को भी सिद्ध करना था। मांत्रिक पुष्कर की बात पूरी होने के बाद अधीश ने उससे कुछ नहीं पूछा, बल्कि पुष्कर ने भी उससे पूछताछ नहीं की कि अधीश को ज्वालामुखी मृत्तिका की आवश्यकता क्यों है। समुद्री हवा का एक तेज झोंका आया और छोटी सी नाव कुछ और आगे बढ़ गई। जल्दी ही वे एक छोटे से उजाड़ द्वीप पर पहुंच गए थे। मांत्रिक अधीश, यही है वो अनाम द्वीप? जमीन पर पहला कदम रखते हुए पुष्कर ने कहा। अधीश ने आसपास के क्षेत्र की गहराई से जांच की। पुष्कर भी नाव को एक ओर बांधकर अधीश के पास आकर खड़ा हो गया। अधीश ने उसकी ओर देखकर कहा, मांत्रिक पुष्कर, यहां असामान्य तो कुछ भी नहीं लगता। ऐसा लगता है कि इस छोटे से द्वीप पर समुद्री जानवर नहीं है। फिर भी बेहतर यही होगा कि हम सावधान रहें, पुष्कर ने जवाब दिया। अचानक एक तेज आवाज उन दोनों को सुनाई दी। सर आवाज के साथ एक तीव्र दुर्गंध भी चारों ओर फैल गई थी। पुष्कर और अधीश दोनों ही उस आवाज और दुर्गंध का स्रोत खोज रहे थे, लेकिन इसके अलावा और कुछ उन्हें दिखाई नहीं दिया। कहां से आ रही थी यह आवाज? क्या यह सुनसान द्वीप भी खतरे से भरा हुआ स्थान साबित होगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।